कहानी की शुरुआत एक बाउंटी हंटर जैक वॉल्श से होती है, जो एक घर के बाहर लगे ताले को अपने साथ लाई हेयर क्लिप से खोल लेता है। लेकिन तभी उस पर दरवाजे के अंदर से गोलियां चलाई जाती है। जैक भी अंदर से गोली चला रहे आदमी पर गोलियां चलाता है, जिससे वो इंसान घर के बाहर भागता है। और अब वहाँ एक दूसरा बाउंटी हंटर जिसका नाम मार्विन है, पहले से खड़ा इस आदमी का वेट कर रहा होता है और इसके हाथे इसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर जैक भी आ जाता है और मार्विन का ध्यान डाइवर्ट करके उसके मुंह पर पंच मारता है, जिससे मार्विन बेहोश हो जाता है और जैक इस आदमी को लेकर पुलिस को सौंप देता है। जैक इसके बाद जाकर एडी से मिलता है, जो कि एक बेल बॉन्ड एजेंसी चलाता है और अपने इस काम के बदले में $1200 लेता है। एडी इसके बाद जैक को एक क्रिमिनल जोनाथन मार्डुकास के बारे में बताता है, जो कि माफिया जिमी सरेनो का अकाउंटेंट था और उसने जिमी के $15 मिलियन चोरी किए हैं और कहता है कि तुम इसे पकड़ कर लाओ। जैक इस काम के लिए पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वो अब इन छोटे मोटे कामों से थक गया है। लेकिन जब उसे एडी बार बार फोर्स करता है तो वो इस काम के लिए $1 लाख की डिमांड करता है, जिससे एडी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसके बाद जैक पुलिस में अपने एक कॉन्टेक्ट से मिलता है और वो मार्डुकास की हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उसे मालूम चलता है कि मार्डुकास न्यूयॉर्क सिटी में है। अब जैक जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन लेकर ऑफिस से बाहर आता है, वहाँ FBI एजेंट अल्फांसो मोज़ली अपनी टीम के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। मोज़ली जैक को अपनी कार में बैठाता है और बहुत ही क्लियरली समझा देता है कि वो मार्डुकास से जितना दूर रहेगा उतना उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि FBI खुद मार्डुकास के पीछे लगी है, जिससे सरेनो तक पहुंचा जाए। मोज़ली ऐसा इसलिए कह रहा है कि अगर जैक मार्डुकास को लेकर बेल स्किपिंग ट्रायल में बैठा देगा तो FBI मार्डुकास को फेडरल कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाएगी। जैक यहाँ स्मार्टली मोज़ली की बात मान जाता है। मोज़ली उसे कार से उतार कर निकल जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैक के हाथ में FBI का ID कार्ड है और ये किसी और का नहीं बल्कि मोज़ली का है, जिसे जैक ने उसके पास से चुरा लिया है और वो इसे आगे अपने नाम पर यूज करने वाला है। इसके बाद जैक न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है और फ्लाइट में मोज़ली के ID कार्ड में उसकी फोटो के ऊपर अपनी फोटो चिपका देता है। इसके बाद जब जैक एयरपोर्ट से चेकआउट करने वाला होता है तो वहाँ पर जिमी सरेनो के 2 आदमी जोए और टोनी आकर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि वो मार्डुकास को पकड़कर उनके हवाले कर दे। इसके बदले में वो उसे $1 मिलियन देने को तैयार है। ये ऑफर बॉन्ड्समैन एडी के ऑफर से 10 गुना ज्यादा था, लेकिन जैक इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जिमी सरेनो की मदद नहीं करना चाहता। यहाँ से जाने से पहले टोनी जैक को अपना नंबर दे देता है और कहता है कि अगर उसका माइंड चेंज हो तो वो उसे फोन कर सकता है। जैक इसके बाद अगले दिन पुलिस से मिली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मार्डुकास से कनेक्टेड एक लेडी के घर के बाहर उसके फोन को टैप करता है और फिर जाकर उसको PCO से फोन लगाकर मार्डुकास के बारे में पूछता है। अब इसके बाद वो लेडी मार्डुकास को फोन लगाकर उसको ये बात बताती है और जैक को मार्डुकास तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। जैक इसके बाद बिना टाइम वेस्ट करते हुए मार्डुकास के घर तक पहुंच जाता है और यहाँ वो दोबारा से हेयर क्लिप यूज करके बाहर लगे लॉक को खोल देता है और अंदर जाकर मार्डुकास को अपना FBI ID कार्ड दिखाकर गिरफ्तार कर लेता है और इसके बाद उसे लेकर सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर आ जाता है। जैक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एडी को फोन मिलाता है और कहता है कि उसने मार्डुकास को पकड़ लिया है और वो उसे लेकर कुछ ही घंटों में लॉस एंजलिस आ रहा है। एडी इस खबर से काफी खुश हो जाता है और यहीं पर हम देखते हैं कि एडी के ऑफिस के बाहर FBI की टीम उसका फोन टैप करके बैठी हुई है और उन तक भी जैक की ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसकी कुछ देर बाद एडी का ऑफिस असिस्टेंट जेरी ऑफिस से बाहर आता है और टोनी को फोन लगाकर इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ मार्डुकास जैक को बहुत ही क्लियरली मना कर देता है। उसे एवियोफोबिया है और उसे प्लेन से ट्रैवल करने में डर लगता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और उसे लेकर प्लेन के अंदर बैठ जाता है। और अब जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली होती है, मार्डुकास यहाँ पर फेक पैनिक अटैक करता है, जिससे जैक उसे यहाँ से न ले जा पाया और ऐसा ही होता है। उसकी कंडीशन को देखते हुए जैक और मार्डुकास दोनों को फ्लाइट से उतार दिया जाता है। इसके बाद जैक मार्डुकास को लेकर मजबूरी में ट्रेन स्टेशन जाता है। जैक का इस बात पर काफी मूड खराब होता है, क्योंकि ट्रेन जल्दी करने से ये सफर बेवजह लंबा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट के लॉस एंजलिस पहुंचने पर FBI और सरेनो के आदमी दोनों ही मार्डुकास को ढूंढ रहे होते हैं, पर पूरी फ्लाइट और एयरपोर्ट खंगालने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बात से एडी भी परेशान हो जाता है और वो कहीं ना कहीं जैक पर शक करने लगता है। एडी मार्विन को फोन लगाकर सारी बात बताता है और मार्डुकास को पकड़ कर लाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और मार्विन $25,000 में मान जाता है। मार्विन जैक का पता लगाने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी को जैक वॉल्श बनकर फोन लगाता है और कहता है उससे उसका क्रेडिट कार्ड गिर गया है। क्या वो बता सकते हैं कि कार्ड आखिरी बार कहाँ यूज हुआ है? और इससे मार्विन को मालूम चल जाता है कि जैक ने अपने और मार्डुकास के लिए 2 ट्रेन टिकट खरीदे हैं और वो इस टाइम ट्रेन में है। मार्विन कॉल कट करने से पहले जैक का क्रेडिट कार्ड भी ये कहकर बंद करवा देता है कि वो काफी दिनों से इसे बंद करवाना चाहता था, वो इसे अभी का अभी ब्लॉक कर दे। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेन के अंदर और थोड़ी ही देर में वो मार्डुकास के बार बार बोलने से परेशान हो जाता है और उसे अपने सामने बैठाकर हथकड़ी लगा देता है। तब जैक उससे कहता है कि वो एक क्रिमिनल है जिसने $15 मिलियन की चोरी की है। इस बात पर मार्डुकास उससे कहता है कि उसने ये मोस्टली पैसा चैरिटी में दे दिया है। जैक उसको बताता है कि उसकी एक एक्स वाइफ और डॉटर जो फिलहाल शिकागो में रहते हैं, पर वो पिछले 9 सालों में उनसे मिला तक नहीं है। इसके बाद रात में मार्विन भी इस ट्रेन में चढ़ जाता है और उस डिब्बे तक पहुंच जाता है जिसमें जैक और मार्डुकास थे।
जैक को सोता देख मार्विन बहुत ही खुश होता है और मार्डुकास को लेकर जाने लगता है, जिसे जैक ने वॉशरूम में बांध कर रखा था। लेकिन तभी जैक की आंख खुल जाती है और वो मार्विन को वहीं फोड़ देता है और ट्रेन स्टाफ को FBI एजेंट अल्फांसो मोजली बनकर ID कार्ड दिखाकर कहता है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। और अब ये न्यूज मोजली को मिलते हैं तो वो टीम के साथ जाकर ट्रेन में जैक की तलाश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जैक 2-3 स्टॉप पहले ही ट्रेन से उतर चुका होता है। इसके बाद जैक एक बस स्टेशन पर पहुंचकर एडी के ऑफिस में फोन लगाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने मार्विन को उसके पीछे भेजा है, जिस पर एडी झूठ बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एडी जैक से पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन जैक इसका कोई भी जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि वो फिलहाल बस स्टेशन पर है और फोन काट देता है। अब जैसे ही ये कॉल खत्म होती है तो जेरी किसी बहाने से ऑफिस के बाहर जाता है और टोनी को फोन लगाकर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर उसे ऐसा करते हुए बाहर कार में बैठे FBI के लोग देख लेते हैं। दूसरी तरफ जब जैक लॉस एंजलिस के लिए बस टिकट खरीद रहा होता है तो उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता क्योंकि मार्विन ने उसे कैंसिल करवा दिया था, तो जैक को ये $264 कैश में पे करना पड़ता है। अब ये बस स्टेशन वाली बात जब मोजली को भी पता लग जाती है, जो कि इस टाइम पर मार्विन को बैठाकर पूछताछ कर रहा होता है, तो वो मार्विन को फ्री कर देता है और जैक और मार्डुकास को पकड़ने के लिए शिकागो बस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। अब बस में बैठे बैठे भी मार्डुकास जैक का दिमाग खाए पड़ा होता है और उसे बार बार कह रहा होता है कि वो शिकागो में रुककर अपनी एक्स वाइफ और बेटी मिलकर ही लॉस एंजलिस वापस जाए, और साथ ही साथ जैक से उनसे 9 सालों में ना मिलने की वजह पूछता है। जैक मार्डुकास की बातों से फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़कर पुलिस लिeutenant से शादी कर ली थी। इसके बाद जैसे ही शिकागो बस स्टेशन पर जैक और मार्डुकास पहुंचते हैं तो FBI उन्हें पकड़ लेती है, पर यहाँ पर सरनो के भी आदमी काफी थे और वो मार्डुकास को अपने साथ ले जाने के लिए FBI के लोगों पर गोलियां चलाते हैं, जिससे इन दोनों ग्रुप्स में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस गन फाइट का फायदा उठाकर जैक मार्डुकास को लेकर यहाँ से भाग जाता है, पर जैक FBI की चुराई गाड़ी से बहुत दूर तक नहीं जाता और वो गाड़ी रास्ते में छोड़कर टैक्सी करके अपनी एक्स वाइफ गेल से मिलने चला जाता है। जैक 9 साल बाद गेल को देखकर काफी अजीब फील करता है और उससे भी अजीब तब फील करता है जब वो उससे लॉस एंजलिस जाने के लिए काफी डॉलर्स कैश में मांगता है, लेकिन उसके पास ज्यादा कुछ कैश नहीं था, तो जैक को $40 देकर साथ में अपनी कार की चाबी देती। जैक को यहाँ उसकी बेटी डिनीज भी दिखती, जो कि अब काफी बड़ी हो गई थी। जैक अपनी बेटी को देखकर काफी खुश, पर उससे अब देर हो रही थी तो वो बिना टाइम बर्बाद किए यहाँ से निकल जाता है। जैक को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि एडी का फोन टैप किया जा रहा है, तो वो रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर एडी को फोन मिलाता है और सबसे पहले उसको इस बारे में बताता है। एडी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, तो जैक उसे ऑफिस से बाहर झांकने को कहता है और एडी को वो वैन खड़ी हुई दिखाई देती है। जैक एडी से बात करने के लिए उसे एक दूसरी जगह बताता है और कहता है कि वो वहाँ पहुंचकर उससे बात करे, और एडी ऐसा ही करता है। जैक एडी को बताता है कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं और वो $500 उसके अकाउंट में वेस्टर्न यूनियन कर दे। एडी यहाँ जैक से काफी सवाल पूछता है, लेकिन जैक उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और फोन काट देता है। इसके बाद जैक और मार्डुकास कार से अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं और मार्डुकास एक बार फिर जैक से पूछना शुरू कर देता है कि उसके और उसके वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तब जैक उसे बताता है कि काफी साल पहले शिकागो में एक अंडरकवर ऑफिसर था और एक बहुत ही बड़े ड्रग डीलर का पर्दाफाश करने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे साथ काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे घर पर 7 पाउंड हेरोइन रखवा कर मुझे पकड़वा दिया, क्योंकि मुझे छोड़कर पूरा डिपार्टमेंट उस ड्रग डीलर से पैसे लेता था। मेरी वाइफ ने एक बहुत ही करप्ट पुलिस वाले से शादी कर ली थी, जो उस ड्रग डीलर से काफी करीब था और उससे काफी पैसे खाया करता था। अब इसके अगले दिन सुबह जब जैक मार्डुकास के साथ एक कैफे में रुककर कॉफी पी रहा होता है तो मार्डुकास उसको जिमी सेरेनो के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं तो जिमी सेरेनो के सारे काले धंधों का राज एक डिश में लेकर उसका पर्दाफाश करने वाला था, पर उससे पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और वो मार्डुकास को लेकर काफे से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी टॉनी और जॉय इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब इससे पहले ये इन दोनों को यहाँ से लेकर जाते हैं, अचानक से यहाँ पर मार्विन भी अपनी कार लेके आ जाता है और टॉनी और जॉय को जोरदार स्ट्राइक करके बेहोश कर देता है और मार्डुकास को ले जाने लगता है। लेकिन तभी जैक अपने और मार्डुकास दोनों के हाथों पर हथकड़ी लगा देता है, जिससे मार्विन को मार्डुकास के साथ साथ जैक को भी अपनी कार में बैठाना पड़ता है। मार्विन इन दोनों को लेकर थोड़ी ही दूर पर निकलता है और तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर से सेरेनो के लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मार्विन काफी देर तक गाड़ी भगाता है, पर मार्विन से गाड़ी संभल नहीं पाती और गाड़ी जाकर फाइनली नदी के किनारे पत्थर से टकरा जाती है। मार्विन, जैक और मार्डुकास किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से अभी भी इनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। और इसी बीच अपने आप को बचाने में मार्डुकास नीचे नदी में गिर जाता है। जैक मार्विन से गन लेकर हेलीकॉप्टर के फैन पर फायरिंग करता है, जिससे कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और जैक यहाँ मार्विन के साथ फिर से धोखा करता है और उसका ध्यान डाइवर्ट करके उसको मारकर बेहोश कर देता है और खुद नदी में कूदकर मार्डुकास तक पहुंचना चाहता है। नदी का बहाव काफी तेज था। मार्डुकास जैसे तैसे किसी किनारे का पत्थर पकड़कर ऊपर आ जाता है, पर जैक एक पत्थर के पास फंस जाता है और ऊपर नहीं आ पा रहा होता है। जैक मार्डुकास से मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि जैक के हाथ फिसल रहे होते हैं। मार्डुकास जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी जान सिर्फ एक कीमत पर बचाऊंगा, कि इसके बाद तुम मुझे जाने दोगे। जैक इस बात के लिए हाँ बोल देता
जाता है, पर वो जैसे ही पानी से बाहर आता है अपनी इस बात से पलट जाता है और वो मार्डुकास के हाथों पर हथकड़ी लगा देता है। इसके बाद जैक मार्डुकास को पैदल आगे बढ़ाता है, पर थोड़ी ही देर में एक ट्रक में लिफ्ट मांगकर एक छोटे से टाउन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ ये ट्रक यूं ही कुछ देर के लिए रुकने वाला है। यहाँ मार्डुकास को एक छोटा सा प्लेन दिखाई देता है और वो जैक से बाथरूम का बहाना बनाकर होटल में जाता है। लेकिन कुछ ही देर में जैक देखता है कि मार्डुकास उस प्लेन से भागने की कोशिश कर रहा है। जैक मार्डुकास को प्लेन उड़ाते देख समझ जाता है कि उसे कोई एवियोफोबिया नहीं है और मार्डुकास के उड़ने से पहले ही उसे पंच मारकर प्लेन से बाहर खींच लेता है। इसके बाद अब जैक को यहाँ से जैसे तैसे निकलना था, तो वो लोगों को 1 पॉइंट पर लेकर ट्रक की चाबी लेता है और यहाँ से आगे बढ़ता है। और काफी दूर जाने के बाद जैक और मार्डुकास दोनों को ही भूख लगती है, तो ये एक रोड साइड बने एक बार में जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। मार्डुकास जैक से उसका FBI कार्ड मांगता है और उसके हाथों से हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, जिससे वो FBI एजेंट बनकर अंदर जाएगा और जैक यहाँ थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हुए ऐसा ही करता है। मार्डुकास अंदर एजेंट अलोंजो मोज़ली बनकर जाता है और बिना ID कार्ड ओपन किए, यानी कि बस बाहर से दिखाकर बार इंचार्ज को बुलवाता है और उसे कहता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल की तलाश में है जो पूरी स्टेट में घूम रहा है और $20 की नोटें खर्चा कर रहा है, और इसी के चलते हम यहाँ उन नोटों लिटमस कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। मार्डुकास जैक से काउंटर पर रखे नोट्स का लिटमस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहता है और जैक को इस बात पर हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी छुपाते हुए काउंटर पर रखे नोट्स में $20 को अलग कर लेता है। मार्डुकास ये पैसे आगे की जांच करने के लिए अपने पास रखता है और बार ओनर को वार्न करके जाता है कि अगर वो इंसान यहाँ दोबारा आए तो वो सीधा FBI को कॉन्टेक्ट करे। मार्डुकास और जैक इसके बाद $20 से अपने लिए खाने पीने की बेहतरीन चीजें खरीदते हैं और लॉस एंजलिस की तरफ जा रही मालगाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर उनको ऐसा करते हुए बार ओनर अपने बार से देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है और वो बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस में फोन लगाकर इसकी कंप्लेन करता है, जिससे ये खबर मोस्टली तक पहुंच जाती है। ट्रेन में जैक मार्डुकास को बताता है कि एडी से ऐसे मिलने के बाद वो अपनी कॉफी शॉप ओपन करेगा और इस जॉब को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। जैक साथ ही मार्डुकास को गेल की दी हुई वॉच दिखाता है और कहता है कि ये उसका पहला गिफ्ट था जो उसने मुझे दिया था। जैक यहाँ बातों बातों में मार्डुकास को बताता है कि वो ड्रग डीलर जिसने उसकी लाइफ खराब की थी वो कोई और नहीं बल्कि जिमी सेरेनो ही था। मार्डुकास जैक से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है तो तुम्हें अपने लिए नई वॉच खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये तुमको हमेशा घसीट कर तुम्हारे पास्ट में ले जाती रहेगी। जैक मार्डुकास को सेरेनो के अगेंस्ट विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल होने को कहता है, जिसमें उसको कानून की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा और केस खत्म होने के बाद एक किसी नए शहर में नई आइडेंटिटी के साथ रहने को दिया जाएगा। मार्डुकास कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेरेनो मुझे किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बनने से पहले ही मरवा देगा। जैक मार्डुकास की इस बात पर चुप रहता है और लॉस एंजलिस आने से थोड़ा पहले ही मार्डुकास को लेकर ट्रेन से उतर जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ मोज़ली पुलिस फोर्स को लेकर खड़ा उसका वेट कर रहा होगा। जैक को आगे पैदल इतना लंबा सफर करना समझ नहीं आ रहा होता, तो वो रास्ते में एक कार चोरी करता है और उसे आगे बढ़ना शुरू करता है, पर थोड़ी ही देर में पुलिस की काफी गाड़ियां जैक के पीछे लग जाती है और मोज़ली ऊपर हेलीकॉप्टर से इनके पीछे आ जाता है। जैक काफी तेजी से अपनी गाड़ी को इधर उधर भगाता रहता है और ये चेस काफी देर तक चलता है, लेकिन फाइनली जैक की कार आगे जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है, लेकिन जैक और मार्डुकास दोनों ही उसमें से सेफली बाहर आ जाते हैं और छुपते छुपाते FBI की आंखों में धूल झोंकते हुए आगे बढ़ते हैं। जैक को यहाँ सामने से एक गाड़ी उसकी तरफ आती दिखाई देती है और वो उस गाड़ी से लिफ्ट मांगता है, लेकिन ये गाड़ी वाला आकर जैक को अपनी कार से हिट करके गिरा देता है और अब हम देखते हैं कि ये गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि मार्विन होता है, जो कि इस बार मार्डुकास को अपने साथ ले जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद ही जैक जब एक कैफे में बैठा होता है तो मोज़ली आकर उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैक को FBI ऑफिस लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जैक मोज़ली से कुछ फोन कॉल्स करने की परमिशन मांगता है, इसे मोज़ली अलाउ कर देता है। जैक सबसे पहले एडी को फोन लगाकर अपनी भड़ास निकालता है और कहता है कि तुमने एक ही काम के पीछे मुझे और मार्विन दोनों को लगाकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था। लेकिन एडी कहता है कि उसे अभी तक मार्डुकास के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और वो भी जैक को काफी उल्टा सीधा बोलता है और जैक फोन कट कर देता है। जैक के समझ में आ जाता है इसका मतलब मार्विन सेरेनो के साथ मिल गया है और वो इसके बाद टोनी को फोन मिलाता है और उसे धमकाता है कि उसके पास मार्डुकास की दी हुई कंप्यूटर डिस्क है जिसमें जिमी के काले धंधों का चिट्ठा है। मार्डुकास ने अलग होने से पहले मुझे एक डिस्क दी थी। जैक कहता है कि मुझे मार्डुकास वापस चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वो डिस्क FBI को दे दूंगा। वो कहता है कि सेरेनो से कह दो कि अगले 2 घंटों में मुझे मैककेरन एयरपोर्ट पर मिले, जहां मैं मार्डुकास की दी हुई डिस्क उसे दे दूंगा और बदले में मार्डुकास को मुझे हैंड ओवर कर दिया जाए, और अगर मुझे वहाँ जिमी सेरेनो का एक भी गुंडा मिला तो मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा और डिस्क FBI को दे दूंगा। इस कॉल के बाद जैक मोज़ली के साथ डील करता है। वो कहता है कि वो एयरपोर्ट पर सेरेनो को तुम्हें सौंप देगा, पर मेरी एक शर्त है कि उसके बाद मार्डुकास को तुम मुझे ले जाने दोगे। मोज़ली इस शर्त के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो सेरेनो से इस फेक डिस्क के बदले बहुत कुछ उगलवा लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है मार्विन के ऊपर, जो कि मार्डुकास को एक होटल में वॉशरूम में बैठा कर फोटो खींचता है और जाकर टोनी और जॉय से मिलता है, यानी मार्विन ने एडी को धोखा दिया है और वो सेरेनो के साथ मिल गया है। मार्विन यहाँ पर एक की बजाय $2 लाख मांगता है और मार्डुकास का फोटो दिखाते हुए कहता है $1 लाख मुझे अभी चाहिए और बाकी के 20 मिनट के बाद। लेकिन टोनी तुरंत उसको एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि मार्विन की दिखाई फोटो में पीछे होटल का नाम दिखाई दे रहा होता है और इसके बाद ही टोनी और जॉय जाकर मार्डुकास को होटल से ले आते हैं। अब सीन दोबारा से जैक के ऊपर शिफ्ट होता है, जो FBI को बहुत क्लियरली बता देता है कि उसके पास कोई भी ऐसी डिस्क नहीं है जिससे जिमी को फंसाया जा सके, पर वो एक ब्लैंक डिस्क के नाम पर जिमी के साथ खेल खेलेगा और जिमी अपनी ही बातों में फंस जाएगा। उसका एयरपोर्ट आना, वहाँ उसके आदमियों का गन दिखाना उस पर काफी चार्ज लगा सकता है। FBI की टीम जैक को एक ब्लैंक डिस्क देती है और जिमी सेरेनो से
मिलने से पहले वायर पहना रही होती है ताकि जिमी और उसकी पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाए। और इसके बाद जैक एयरपोर्ट पर आकर जिमी का वेट करने लगता है। जिमी भी थोड़ी देर बाद अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है, पर अंदर जाने से पहले वो मार्डुकास से मिलता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? मैं आज रात ही तुम्हारा और जैक दोनों का काम तमाम कर दूंगा और फिर जाकर बचा हुआ बदला तुम्हारी बीवी से लूंगा। और ये कहकर जिमी एयरपोर्ट के अंदर जाकर जैक से मिलता है। जैक यहाँ पूरी तैयारी से आया था कि उसे जिमी सरूनो के मुंह से क्या निकलवाना है, और साथ ही साथ FBI की टीम भी जैक के साथ पूरी तरह चौकन्ना होकर जिमी पर नजर रख रही थी। जिमी और जैक दोनों एक दूसरे को काफी सालों के बाद देखकर फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं और जिमी बड़ी ही पोलाइटली जैक से वो डिश देने के लिए कहता है, पर जैक कहता है कि पहले मार्डुकास को मेरे सामने लेकर आओ, और इसके बाद ही सरेनो के आदमी मार्डुकास को अंदर लाने लगते हैं। इस बीच जिमी जैक से बदतमीजी करता है और कहता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मेरा पाला हुआ एक घूसखोर पुलिस वाला आज तुम्हारी बीवी के साथ मजे कर रहा है और तुमने मुझसे घूस न लेकर अपनी जिंदगी खराब की। जैक को ये बात काफी बुरी लगती है, पर वो रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ चुपचाप सुनता रहता है। पर इसी टाइम पर हम मार्विन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर लॉस एंजेलिस का 1 वे टिकट लेने आया है। वो मार्डुकास को टोनी और जॉय के साथ देखकर तुरंत मार्डुकास के पीछे जाता है। FBI मार्विन को देखकर अलर्ट हो जाती है, पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, मार्विन जाकर जैक के ऊपर गन तान देता है और मार्डुकास को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये क्योस देखकर जिमी जैक से वो डिस्क छीन लेता है और यहाँ से जाने लगता है। जैक रिकॉर्डिंग के लिए शाउट करता है कि जिमी ने डिस्क छीन ली है। उसके बाद ही यहाँ जिमी के आदमी जैक और मार्डुकास को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर FBI के लोग आकर उनको दबोच लेते हैं और साथ ही बाहर जा रहे जिमी को भी रोक कर अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और साथ ही साथ मार्विन को भी लपेट लेते हैं। मोजली अपने वादे पर स्टैंड करता है और मार्डुकास को जैक के हवाले कर देता है। जैक मार्डुकास को लेकर लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, पर उसका मन अब कहीं ना कहीं मार्डुकास के लिए चेंज हो गया था। वो एयरपोर्ट पहुंचकर एडी को फोन लगाता है कि अगले 2 घंटों में वो मार्डुकास को लेकर उसके पास आ रहा है, लेकिन फिर उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो मार्डुकास को फ्री कर देता है। जैक सिर्फ मार्डुकास को फ्री ही नहीं करता है बल्कि उसे अपनी एक्स वाइफ की दी हुई वॉच भी गिफ्ट करता है। मार्डुकास जैक से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वो भी इसी बात पर काफी खुश था, और वो भी यहाँ जैक को सरप्राइज देता है। वो अपनी बेल्ट उतार कर जैक को देता है। इस बेल्ट के अंदर मार्डुकास ने $3 लाख कैश में छुपाए थे। जैक इससे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये एक तरह की घूस लगती है, पर मार्डुकास उसे कहता है कि ये घूस तब होती जब तुम इसे लेने के बाद मुझे फ्री करते, पर तुमने मुझे इसके लेने से पहले ही फ्री कर दिया था, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से अपना कॉफी शॉप बिजनेस स्टार्ट करो और लाइफ की नई शुरुआत करो। और ये कहकर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें।